हेलो। तो एक बार फिर से हम ऑप्टिक्स के लेक्चर के लिए आपके सामने हैं और ऑप्टिक्स में उत्तल सतह से अपवर्तन के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में तो ढंग से देखे थे। उम्मीद है कि आप लोग ढंग से देखे होंगे और उसकी तैयारी कर लिए होंगे। ऑप्टिक्स में शुरुआत का जो 8 लेक्चर गया है आपका लेक्चर वीडियोस, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप वहाँ से ऑप्टिक्स क्लास 12, यस हम देख पा रहे हैं, ऑप्टिक्स क्लास 12 नाम का एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम। वहाँ जाने के बाद आप आराम से सीक्वेंस में एक ऑर्डर के हिसाब से लेक्चर 1, 2, 3 से लेकर 8 तक देख लीजिए पहले। इसके बाद लेक्चर 9 देखिए, क्योंकि बाबू लेक्चर 9 से क्लास 12 का टॉपिक शुरू होता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा रहेगा जो कि आपको थोड़ा समझने में हो सकता है डिस्टर्ब करे। इसलिए इत्मीनान से रिलैक्स हो करके 1 से लेकर 8 तक के लेक्चर्स को पहले आप देखिए और उसके बाद लेक्चर नंबर 9 बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से हो जाइए हम तैयार। लेक्चर 9 उत्तल सतह से अपवर्तन और लेक्चर 10, अगर ये लेक्चर 10 में जाता है तो, वैसे 1-2 लेक्चर आगे पीछे हो जाता है, नंबर हमको पता नहीं है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा जो है अवतल सतह से अपवर्तन, उसके बारे में हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, उत्तल सतह से अपवर्तन का व्यंजक, जिसके बारे में जो वैल्यू मिला था, उसके बाद आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है अवतल सतह से अपवर्तन का। तो बाबू अवतल सतह से अपवर्तन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल सतह बनाएंगे। सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम लोग क्या करें, एक अवतल सतह बना लें। हम लोग क्या करें, एक अवतल सतह बना लें। ये एक अवतल सतह है, कांच का ये पूरा बना हुआ बाबू। ये पूरा जो है किस पदार्थ का बना हुआ है, ये पूरा कांच का है, ये इस तरफ का सेक्शन, ठीक है। अब इस अवतल सतह, क्योंकि ये दर्पण नहीं है इसलिए आप देखिएगा हम एक तरफ से इसको पेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, बस ये अवतल है क्योंकि अंदर की ओर धसी हुई है। इस अवतल सतह, और ये किसकी बनी हुई है, कांच की। अगर ये कांच की बनी है तो बाहर का माध्यम जो हर बार की तरह क्या है बाबू, हवा, और इसका अपवर्तनांक हम क्या मान लिए, n1 और μ1, अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखे हो एक ही बात है। और ये कांच अंदर की सतह है, ये कौन सी है, कांच है, इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया गया, n2। इन दोनों की अगर तुम तुलना करोगे, इसकी तुलना में ये वाले भाई साहब सघन हो जाएंगे और इसकी तुलना में ये वाले भाई साहब विरल हो जाएंगे। ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अपवर्तन वाले केस में मे बी हो सकता है बाबू कि वो लेक्चर नंबर 4 या 5 रहा हो, जिसमें हम अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, जहां सघन और विरल माध्यम कौन हो सकते हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। जहां हम यह बता रहे थे कि हमेशा सघन और विरल माध्यम कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बाबू, ये हमेशा दो अलग अलग माध्यमों के बीच तुलना करने पर पता चलता है। अगर हम दो अलग अलग माध्यम के बीच में तुलना कर दें तो तुलना करके हमको पता चलेगा कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की अपेक्षा तेज हो वह विरल होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग किसी दूसरे माध्यम की तुलना में धीमा हो जाए, सघन माध्यम उसको कहेंगे, ठीक है। खैर, इसके बाद हम क्या किए थे, अब बिल्कुल उत्तल सतह वाला, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ठीक है ना, बिल्कुल उत्तल सतह वाला बाबू। तो हम एक प्रधान अक्ष ड्रॉ करेंगे। क्या कर दिए, एक प्रधान अक्ष ड्रॉ किए। इस प्रधान अक्ष पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक वस्तु रखेंगे। वस्तु ये रहा O, इसको बिंब वस्तु, बहुत छोटा पार्टिकल के रूप में बोलेंगे, क्योंकि एक प्रधान अक्ष पर एक छोटा सा बिंदु मात्र एक वस्तु ले लिया। अब इस वस्तु से दो प्रकाश किरण चलेगी, हाँ दो प्रकाश किरण चलेगी बाबू। देखिए कैसे, एक प्रकाश किरण यहां हिट की, जैसे कि कल के केस में भी हम देख रहे थे जो एम पॉइंट बन रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो हम बिल्कुल उस बात को चेंज नहीं करेंगे और अभी भी हम बताएंगे कि ये एम पॉइंट ही है। ऐसा इसलिए हम नहीं कर रहे ताकि बार बार तस्वीरों को अलग अलग रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। इसको हम प्रकाशीय केंद्र, और उस समय यानी कल जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रकाशीय केंद्र को क्या बनाए थे, P बनाए थे, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण जाती है यानी कि इस पृष्ठ पर आपतित होती है,
यानी ये आपतित किरण होगी। अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के उसी ओर काल्पनिक रूप से बनती है बाबू। इमेज कैसा बनता है बाबू? काल्पनिक रूप से बनता है, इसलिए हम एक काल्पनिक इमेज ड्रॉ करेंगे यहां पर। ये देखिए कैसा बना इमेज, काल्पनिक रूप से बना। ये है बाबू इमेज जिसका नाम क्या है, आई। हाँ, ये काल्पनिक इमेज बना। दूसरा चीज क्या किए थे बाबू, एम से हम एक परपेंडिकुलर गिराए थे एम एन, सही है क्या? तो बिल्कुल हम अभी भी वही काम करेंगे और उसमें हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम वो काम करेंगे ही करेंगे। तो उस काम को हम यहां पे कर लेते हैं। चलिए, एम से एक लंब गिरा दिया एम एन, और ये एम एन जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, किस पर? इस लाइन पर, इस लाइन पर। अब लाइन में हमको एक अभिलंब भी खींचना है, अभिलंब खींचना। और अगर कल वाला लेक्चर आपको ध्यान हो तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से मिलता है, तो इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, तो हम एक वक्रता केंद्र भी ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर आ गए, और ये वाला जो पॉइंट है ये सी हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये आई हो गया, ओ जो है वो वस्तु को, देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ये वाला लाइन जो है ये आपतित किरण है, और ये जो सी एम जो लाइन गया हुआ ये अभिलंब है। ये वाला ब्लू वाला, ये जो लाइन, पता नहीं ब्लू दिख रहा है क्या, हाँ ब्लू दिख रहा है, ये अभिलंब है। ओके, तो अभिलंब, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनेगा, ये पूरा देखो ध्यान से, एंगल बनेगा ओ एम सी, वो पूरा का पूरा कौन सा कोण हो जाएगा बाबू? पूरा का पूरा आपतन कोण आई हो जाएगा, सही है। काल्पनिक रूप से इमेज तो यहां बना बाबू, ये वाला लाइन एम आई, तो अपवर्तित किरण ये बन जाएगा, सही है क्या? काल्पनिक है बाबू, काल्पनिक है। और अभिलंब ये है, तो उनके बीच का जो कोण होगा बाबू, उनके बीच का जो कोण होगा बाबू ये वाला, देखो अपवर्तित किरण एम आई और अभिलंब एम सी या सी एम बोल दें, ये ब्लू वाला जो लाइन, इसके बीच का जो एंगल बना वो ये है आर, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? अपवर्तन कोण के नाम से पुकारेंगे। दो बातें क्लियर हुई? क्या क्या बात बोले बाबू? ओ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब आई उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। सी एम जो है वो अभिलंब है, और एम एन परपेंडिकुलर, पी सी या पी आई या पी ओ बोल दें, पी सी सही रहेगा क्योंकि आई और ओ तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है और इमेज कहां पर है, लेकिन वक्रता केंद्र चेंज, जगह अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, पी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि एम एन परपेंडिकुलर एम एन परपेंडिकुलर पी सी। क्लियर है बात? दूसरा जरूरी बात ये बाबू कि ये जो परपेंडिकुलर एम एन में एन जो पॉइंट है, ये एन पॉइंट इतना सोच समझ करके रखा गया है, ऐसा परपेंडिकुलर गिराया गया है कि एन और पी लगभग संपाती हैं। लगभग संपाती होने का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पर होना, जो एग्जैक्ट नहीं है यहां पर, कुछ दूरी पर हैं, बट वो दूरी नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उसको आप नकार भी सकते हैं, वो दूरी इतना कम है, ठीक। अब आगे देखिए बाबू बात, जैसे कि कल हम लोग बात किया था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा। मतलब ये क्या बात किए थे कल? कल क्या बात किए थे? कल बात किए थे क्या? सबसे पहले हम लोग लगाए थे स्नेल का नियम। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देखें, सबसे पहले क्या लगाया गया बाबू? स्नेल का नियम। क्या कहता है स्नेल का नियम? स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल, यह बात पे डिपेंड करेगा कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करती है। यानी ये कि प्रकाश की किरण सघन की ओर जा रही है, कहां से होकर के? विरल से, इसलिए सघन का अपवर्तनांक पहले और विरल का अपवर्तनांक बाद में। फिर उसके बाद हम काम किए थे, अगर आपको सब कुछ ध्यान हो, उसके बाद हम बात किया था यदि कोण अत्यंत सूक्ष्म हो, कोण बहुत छोटा हो, तब क्या करेंगे? तब हम बताए थे यदि कोण अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब क्या कह दिए थे बाबू? तब कह दिया गया था साइन आई इज इक्वल आई और फिर साइन आर इज इक्वल आर।
फिर हम यह भी बताए थे कि अगर ये tan i होता तब भी ये i के बराबर होता, cos i होता तब भी ये i के बराबर होता। कहने का सीधा अर्थ यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया जा रहा है, सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि कौन छोटा रहने पर रेशियोज नहीं लिखे जाते, या फिर लिख भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो यदि कोण अत्यंत सूक्ष्म हो तो साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम इसे समीकरण 1 कह दें तो लिखेंगे इन मानों को कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में रखने पर। अब इन मान को हम समीकरण 1 में रख दे, कौन से मान को, इनको, तो ये हो जाएगा बाबू आई अपॉन साइन आर है तो आर इज इक्वल क्या होगा, n2 अपॉन में n1। और इसको हम और कितने रूप में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं थोड़ा ढंग से, क्योंकि ज़्यादा हेवी हो गया है। इसको हम यहाँ पे लिख दिया है ना, बाबू जगह बन जाता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं या आई एन वन इज इक्वल टू आर एन टू, सही है क्या। अब यहाँ पर जो एक चीज हमको ढूंढनी है वो क्या है, वो हमको ढूंढना है आई तथा आर। यानी कल वाले उत्तल सतह में भी तो हम यही काम कर रहे थे, आई और आर ढूंढ रहे थे। और कहाँ से ढूंढे थे बाबू, ट्रायंगल के पास जाकर के ढूंढे थे। तो अभी हम लोग भी चलेंगे ट्रायंगल के पास और वहां से ढूंढते हैं। सबसे पहले आई या आर में से कौन सा चीज ढूंढा जाए। देखो भाई, हमको त्रिभुज चाहिए, हम त्रिभुज के पास जाएंगे बाबू। त्रिभुज के पास जाएंगे तब जब कोई एंगल डिफाइन कर लें। चलो एक कोण बना लिया जाए, एक एंगल डिफाइन कर लेते हैं। इस एंगल का नाम अल्फा, आई के साथ बनने वाला एंगल बीटा और सी के साथ बनने वाला एंगल गामा। क्लियर हो गया बात, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं बाबू, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, उसका नाम है एम, देखिएगा वहां पिक्चर में, ओ और सी में, एम ओ सी में, कल भी गए थे इसमें, ट्रायंगल एम ओ सी में। अगर आप ट्रायंगल एम ओ सी देखोगे तो गामा उसका बहिष्य कोण है। ये बहिष्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोण, यानी एक ये कोण और एक ये कोण, यानी अल्फा प्लस आई के योग के बराबर होगा। और यहां से अगर हम आई निकाल दें तो आई का वैल्यू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, है ना। इक्वेशन नंबर क्या बनाएगा ये, 3। होल्ड कीजिएगा, वो कॉल आ रहा है। चलिए सर शुरू किया जाए, आगे फिर बढ़ते हैं। तो आई हमको यहां से मिल गया, यानी हमको कौन कौन सा एंगल निकालना है, एक तो आई निकालना है और उसके बाद दूसरा कौन सा निकालना है बाबू, आर निकालना है। चलो आर कहाँ पे मिलेगा, ये आर वाला है, यानी एम सी आई, कल भी हम लोग किए थे ट्रायंगल, इसलिए तो हम नाम चेंज नहीं किया, ट्रायंगल एम सी आई में। फिर से वही, कौन सा, ट्रायंगल एम सी आई में गामा जो है उसका बहिष्य कोण है और उसका सम्मुख कोण हो गया बीटा और आर, तो ये हो गया बीटा प्लस आर। क्यों ऐसा किए, देख बाबू, बहिष्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए गामा इज इक्वल टू, ये भी बहिष्य कोण ही है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ये पूरा है, तो ये पूरा का वैल्यू कितना है, आई। क्यों है, क्योंकि सर ये आपतित किरण हो गया, ब्लू वाला अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। ठीक है, तो यहां से हम अगर हम आर देखें बाबू, तो यहां से आर मिलेगा गामा माइनस बीटा, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या काम करना है, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 का मान दोनों हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 पे लिखेंगे। समीकरण
3 तथा 4 का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 पर। का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 पे रखते हैं मान को। तो 3 और 4 का मान समीकरण 2 में रखना है, आई के बिहाफ में रखना होगा। तो आई के जगह पर चला जाएगा गामा माइनस अल्फा, तो वो हो जाएगा n1, और ये आई के बिहाफ में रख रहे हैं हम लोग गामा माइनस अल्फा, इज इक्वल फिर से r है बाबू, n2 के साथ है, तो n2 को रहने दीजिए, r के बिहाफ में रख देंगे गामा माइनस बीटा। इन दो वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अपनी इक्वेशन में। तो n1 को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n1 गामा, फिर n1 को अल्फा से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा n1 अल्फा, फिर n2 को गामा से करेंगे तो ये हो जाएगा n2 गामा, और n2 को बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n2 बीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो रिजल्ट आया बाबू, मेरे पास गामा, अल्फा और बीटा प्राप्त है, यानी अल्फा, बीटा और गामा प्राप्त है। प्रीवियस लेक्चर में बाबू उत्तल सतह के लिए जो हम बताए थे उसमें हम क्या किए थे, क्योंकि कोण जो है, कोण वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम बहुत ही छोटे कोणों के लिए ये पूरा कंडीशन लेकर के चलते हैं, साबित कर पाते हैं। क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं इसलिए साइन अल्फा अल्फा के बराबर, साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर। उसी प्रकार से आई भी साइन आई के बराबर हो जाएगा, आर भी साइन आर के बराबर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में लंब और आधार का अगर हमको रेशियो लेना है तो हम tan लेते हैं, तो हम इस गामा को tan गामा बोल सकते हैं बाबू। थोड़ा अरेंज कर दें, तो पहले अल्फा से शुरू करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो बीटा होगा वो tan बीटा के बराबर हो जाएगा, जो गामा होगा वो tan गामा के बराबर हो जाएगा। और इसलिए हम इन तीनों मान को, यानी ये जो समीकरण नंबर 5 मिला, ये जो समीकरण नंबर 6 मिला, ये जो समीकरण नंबर 7 मिला, इस 5, 6 और 7 वाले इक्वेशन को, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5 बाबू, और इनके नामों को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 6, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 7 और ये मिल गया 8। तो ये जो 6, 7, 8 का जो वैल्यू है इसको ले जाकर हम समीकरण 5 में रख देते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भाई? हम लिख रहे हैं कि समीकरण 5, 6, सॉरी 5 नहीं ना, समीकरण 6, 7 तथा 8 के मानों को कहाँ रखने पर? 5 में रखने पर। चलिए रख देते हैं इसको 5 में ले जाकर के। तो वहां है n1 पहले से बैठा है, और गामा जो है वो बन गया क्या चीज? tan गामा, माइनस n1 अल्फा बन गया क्या? tan अल्फा, इज इक्वल टू n2 तो n2, फिर गामा फिर से बन गया ये tan गामा, माइनस n2 बीटा tan बीटा। यानी अब हमको अपने मैथ को सॉल्व करने के लिए tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा चाहिए। चलिए बनाते हैं tan अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा बाबू। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा हुआ है हम लोगों का। तो tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हम थोड़ा सा फोटो को लाते हैं यहाँ पे सामने में, कोशिश करते हैं लाने का। चलिए आ गया फोटो भी सामने में। देखो बाबू tan अल्फा क्या बनेगा? tan अल्फा, अल्फा ये है लंब, देखिए ट्रायंगल कौन सा? MNO में अल्फा बराबर लंब हो जाएगा MN और आधार हो जाएगा ON, ये tan अल्फा मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम tan बीटा ढूंढेंगे तो tan बीटा, ये बीटा हो गया, तो ट्रायंगल कौन सा? समकोण MIN में लंब कौन हो जाएगा? वही MN,
और आधार कौन हो जाएगा बाबू, IN। उसके बाद बाबू tan गामा, tan गामा बराबर, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कौन हो जाएगा, MN, और आधार क्या हो जाएगा, CN। ये देखिए यहां पर हमको tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा चाहिए था, सब मिल गया। अब इन वैल्यूज को हम ले जाकर के अपने इक्वेशन, जिसका नाम हम रख दें यहां पर इक्वेशन नंबर 9, सारे वैल्यूज को ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 9 में वापस से रख देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये N1 के जगह पर N1, tan गामा है, tan गामा का वैल्यू हो गया बाबू MN अपॉन CN, माइनस, तो माइनस, फिर से N1 है, N1 लगाएंगे, tan अल्फा है, tan अल्फा का वैल्यू है बाबू MN अपॉन ON इज इक्वल N2, tan गामा है, tan गामा का वैल्यू हो जाएगा MN अपॉन CN, माइनस N2 के साथ tan बीटा है, और tan बीटा का वैल्यू क्या है, MN अपॉन IN, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, वो सभी में ये है कि अंश के रूप में सभी के पास MN है। और अगर आपको ध्यान हो उत्तल सतह के लिए, तो उत्तल सतह में भी हम सभी में MN से भाग लगाए थे, तो यहां भी हम यही लिखेंगे कि समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर भाग देना होगा हम लोगों को MN से, MN से भाग देने पर दोनों ओर। चलिए इधर भी MN से भाग लगाएंगे, MN कट गया बाबू, N1 अपॉन CN, माइनस यहां भी MN अंश और हर कट गया बाबू, मिलेगा N1 अपॉन ON इज इक्वल, यहां N2 है, MN कट जाएगा तो ये मिलेगा N2 अपॉन CN, माइनस यहां भी MN कैंसिल हो गया बाबू, तो N2 अपॉन IN। देखिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, शुरू में ही हम कल भी उत्तल सतह के लिए बताए थे, ये जो MN हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पर N और P एक दूसरे के लगभग संपाती होता है। लगभग संपाती का मतलब क्या था, हम ऐसा सिंबल यूज किया था कि P और N एक दूसरे के बेहद करीब हैं, इतना नजदीक हैं, इतना ज्यादा नजदीक हैं कि इनको एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी P के जगह पर N को रख सकते हैं, N के जगह पे P को रख सकते हैं। बस वही काम हम यहां पर दोहरा देंगे, दोनों का रिप्लेसमेंट करेंगे। चलिए वो बात यहां पे लिख दिया जाए, हम लिखेंगे कि N तथा P एक दूसरे के बेहद करीब हैं, इतना करीब कि P और N लगभग संपाती हैं। इसलिए अब हम यहां रिप्लेसमेंट कर सकते हैं किसको, कि N1 अपॉन सी N के जगह पर P माइनस N1 अपॉन O N के जगह पर P इज इक्वल N2 अपॉन सी N के जगह पर P और माइनस N2 अपॉन I N के जगह पर P। अब सवाल यह है, तुम पूछ सकते हो कि सर आप N और P का रिप्लेसमेंट क्यों किए। रिप्लेसमेंट इसलिए किए क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, और यहां भी हम आपको बताए हैं कि सारी दूरियां जो होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, और लेंस के केस में अगर इस तरह का अवतल कोई सतह है, इसके केस में ध्रुव नहीं हो के वो प्रकाशीय केंद्र होता है, तो दूरी हमको यहां से मापनी है, ना कि N से। हम N से भी माप सकते थे क्योंकि संपाती केस हम यहां पर ऑलरेडी लिख रहे हैं, लेकिन उस समझने के लिए क्या किए, N और P का रिप्लेसमेंट दे दिए। अब यहां से जो भी वैल्यू होगा, जैसे P से O की दूरी तो वो कहलाएगी वस्तु दूरी, P से I की दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, P से C की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इस तरीके से अब हम यहां पर रिप्लेसमेंट करते हैं। चलो इन सब का वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, CP क्या है, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ध्यान से समझना, CP इज इक्वल टू, देखो ध्रुव और C होता है वक्रता केंद्र, यानी ये बता रहा है वक्रता त्रिज्या को, और वक्रता त्रिज्या को हम सूचित करते हैं R से, और अवतल सतह के लिए वो बाईं ओर है इसलिए माइनस में।
ओ पी, ओ है ऑब्जेक्ट, पी है ध्रुव, तो दोनों के प्रकाशीय केंद्र, तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो कहलाएगी वस्तु दूरी। सूचित करेंगे उसको u से, और है बाईं ओर इसलिए माइनस में। इसके बाद है बाबू Cp तो यूज कर चुके हैं, एक है IP, I है प्रतिबिंब के लिए, P है प्रकाशीय केंद्र, ये कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। इसको V से सूचित करेंगे, बाईं ओर के लिए माइनस में। अब इन वैल्यूज को ले जाकर यहां रख दो। हम पहले ही बोल दिए हैं कि अवतल सतह के लिए आपको तभी वीडियो देखना है जब आप उत्तल सतह वाला वीडियो बनाए होगे, देखे होगे, और अगर नहीं देखे हो तो पहले उस लेक्चर को जाकर क्लियर करोगे, तब जाकर ये समझ में आने वाला है। इस इक्वेशन में देखो बाबू, N1 अपॉन Cp के बिहाफ में हम क्या रख सकते हैं, माइनस का R, माइनस माइनस N1 अपॉन OP के बिहाफ में हम रख सकते हैं माइनस का U इज इक्वल N2 अपॉन Cp के बिहाफ में हम क्या रख सकते हैं, माइनस का R, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, N2 अपॉन IP के बिहाफ में क्या लगा सकते हैं, माइनस का V। थोड़ा सा क्लियर करना होगा इक्वेशन को, ये हो गया N1 अपॉन माइनस का R माइनस माइनस प्लस N1 अपॉन U इज इक्वल माइनस का ये भी है N2 अपॉन R और माइनस माइनस प्लस N2 अपॉन V। ठीक है, तो बस V के पास U को भेज देंगे, यानी ये वाले भाई साहब उधर चले जाएंगे, तो हमको मिलेगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल, ये इधर गया, ये इस तरफ आ जाएगा, तो हमको मिलेगा N2 अपॉन R, और इधर पहले से बैठा हुआ है माइनस के साथ N1 अपॉन R, या हम इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करें, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल 1 अपॉन R दोनों के पास है, कॉमन बनेगा, और ये होगा N2 माइनस N1। ये है अवतल सतह से अपवर्तन का सूत्र। फिर तुम किताब ओपन करोगे, किताब में देखोगे वहां n है ही नहीं, वहां म्यू लगा हुआ होगा, तो बस तुमको कुछ नहीं करना है, n को म्यू से रिप्लेस करना है, क्योंकि हम n मानकर पढ़ाते हैं, किताब में म्यू होता है दिया हुआ, तो N2 बन जाएगा म्यू2 अपॉन वो V है, माइनस N1 है वो बन गया म्यू1 अपॉन U लग गया बाबू, इज इक्वल 1 अपॉन R साथ में म्यू2 माइनस म्यू1। ये आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। चलिए बाबू, अब इसके स्ट्रक्चर को लिख लें, क्या क्या रहेगा इसके एक्सप्लेनेशन में। एक अवतल सतह के प्रधान अक्ष पर एक बिंब यही वो ऑब्जेक्ट है बाबू, ओ है ना, जिसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक, देख सकते हैं डॉट लाइन लिख रहे हैं, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब आई है, ये हो गया इसका प्रतिबिंब आई। इसके बाद हम लिख रहे हैं कि आपतित किरण जो है, जिसका नाम क्या है बाबू, OM, तथा अपवर्तित किरण, भले ही वो काल्पनिक क्यों ना हो, है वो अपवर्तित किरण, वो कौन सी है भाई, M, और M से चली आई I की दिशा में, MI है, और यहां से जो CM है ना, वो क्या है, अभिलंब है। एक और जरूरी बात कर रह गया बाबू, वो ये कि ये O जो है वो एंगल कैसे बनता है, और या फिर दूसरा ये बात कि सर इमेज तो तभी फॉर्म करता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, तो हाँ दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है यहां भी बाबू,
एक किरण यहां है और एक किरण कहां है, ये इस दिशा में, और ये दोनों मिल करके काल्पनिक रूप से, देखो ये यहां टकरा करके काल्पनिक रूप से इस पॉइंट पर आते हैं, इसलिए इमेज यहां फॉर्म कर रही है, ना कि उस तरफ। उत्तल सतह में इमेज उस तरफ फॉर्म कर रही है, अवतल में इमेज उसी ओर फॉर्म कर रही है जिस ओर हम वस्तु को पहले से रख रहे हैं। यहां लिख रहे हैं कि बिंब के साथ बना कोण, क्या नाम है भाई, अल्फा। प्रतिबिंब के साथ बना कोण, प्रतिबिंब के साथ बना कोण, वो क्या है भाई, बीटा, तथा अभिलंब है। अगर तुम यहां पे बोल दोगे वक्रता केंद्र के साथ बना कोण, तब ये पूरा बात करने लग जाएगा। हम बात सिर्फ कर रहे हैं अभिलंब के साथ बना कोण, और वो सभी कोण न्यून कोण का जिक्र करता है, इसलिए तुम देखोगे कि एंगल उधर वाला नहीं लिया जा रहा है, इस तरफ वाला सब न्यून को जिक्र करता है। तो अभिलंब के साथ बना कोण गामा है। एक और चीज हम लोग यहां पे लिखेंगे बाबू कि m से, m जो है वो आपतन बिंदु बन गया है, m से mn परपेंडिकुलर pc है। फिर से m से mn परपेंडिकुलर pc है। सर आप इसको pi या po क्यों नहीं बोल रहे? i इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा o पर, और o हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी रख सकते हैं, यानी ये दोनों वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन c किसी भी लेंस के लिए फिक्स है और p किसी भी लेंस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए हमको यही लिखना होगा केवल कि mn परपेंडिकुलर pc, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। तथा, ये भी लिखना है, तथा n और p एक दूसरे के क्या है भाई, लगभग संपाती हैं। हो गया। इसके बाद हम लोग काम अपना जो शुरू करेंगे वो फोटो के बाद वो लिखना है। लिखने के बाद यहां स्नेल के नियम से, और स्नेल के नियम के बाद ये पूरा का पूरा, पहले स्नेल का नियम लगाना है, साइन आई अपॉन साइन आर करना है, और वो साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1, यानी दूसरे वाले का अपवर्तनांक अपॉन जहां प्रकाश किरण प्रवेश करेगी वो पहले होगा, और जहां से जा रही है वो बाद में होगा, n1 बाद में होगा। और अगर एंगल बहुत छोटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाला जा सकता, तो साइन आई आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, साइन आर आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दोनों को उसी के बराबर कर दिया, तो साइन आई के बिहाफ में केवल आई, साइन आर के बिहाफ में केवल आर। इसके बाद बाबू तिरछा गुना करना है, आई को n1 से और आर को n2 से कर दिया। और यहां पर जो चीज जरूरी है वो है आई और आर। इन दोनों को ढूंढने के लिए हम अपने ट्रायंगल में आएंगे। यहां पर हम कौन से ट्रायंगल में ढूंढे, सबसे पहले MOC में। यहां गामा, ये बहिष्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई होगा। ये पूरा एंगल आई है, ये पूरा एंगल आई होगा। क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण है, ब्लू वाला लाइन अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होगा। ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, आई, इसलिए हम ऐसे लिख दिया आई। तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या बनाएगा, गामा, इसलिए हम लिख दिया अल्फा प्लस आई। यहां से हमको आई चाहिए, आई को निकालने के लिए गामा में से अल्फा घटा दिया। इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख दीजिएगा, वही जो हम कल उत्तल सतह के लिए लिखवाए थे। बहिष्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये लिख देना है यहां पर। उसी प्रकार से बाबू हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां पर हमको आर को भरना है। आर कैसे निकाला गया है, ट्रायंगल चलेंगे एम सी आई में, फिर से वही बहिष्य कोण गामा, वाई नहीं गामा, बहिष्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोण बीटा प्लस आर। आर क्यों? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर, रेड वाला, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। आर निकालेंगे तो बीटा माइनस कहां गया, अच्छा नीचे रह गया बेचारा। आर निकालेंगे, गामा माइनस बीटा होगा, इक्वेशन 4। फिर दोनों वैल्यू को ले जाकर वहां रख देना है, ये रिजल्ट आएगा। फिर आपको क्या करना है, पार्शियली गुना कर देना है। यहां जाइए भाई, पार्शियली गुना करना है। गुना करने के बाद जिस तरीके से बाबू थोड़ा देर पहले साइन आई को आई के बराबर, साइन आर को आर के बराबर बोले थे, उसी प्रकार से गामा अगर एक एंगल है तो वो tan अल्फा है तो tan अल्फा, बीटा है तो tan बीटा, बिल्कुल उसका उल्टा भी सही होगा। क्योंकि कोण हम क्या मान रहे हैं, बिल्कुल छोटा कोण मानते हैं। छोटे कोण के लिए अगर ये ट्रू है तो इस वैल्यू को गामा के जगह पे tan गामा, अल्फा के जगह पे tan अल्फा और बीटा के जगह पर tan बीटा कर दिया। ये रिजल्ट तैयार है। अब tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा चाहिए। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर मालूम है तो तीनों एंगल के लिए हम चले जाते हैं। देखिए अगर मालूम है तो
अगर हमको ये एंगल चाहिए tan के रूप में, tan अल्फा चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज को ढूंढिए। तो इसके लिए बाबू समकोण त्रिभुज यहां है MNO में, tan अल्फा लंब MN आधार ON, बीटा के लिए बाबू लंब MN आधार OI, गामा के लिए लंब MN आधार NC। तीनों वैल्यू निकल जाएगा, और तीनों वैल्यू जब MN और C के लिए निकल जाए तो MN हम देखेंगे सभी में कॉमन बनेगा अंश के रूप में, इसलिए हम लिख दिए क्या, समीकरण के दोनों, ये वैल्यू सब tan के जगह पर आया बाबू, इसलिए हम यहां लिख दिया। और उसके बाद समीकरण के दोनों ओर हम क्या करेंगे, MN से भाग लगा देंगे। जैसे ही MN से भाग लगाएंगे रिजल्ट ये आएगा, फिर N का रिप्लेसमेंट ले आएंगे, कौन, P होगा, क्योंकि दोनों संपाती हैं ऑलमोस्ट। N के जगह पे P लगा देंगे, फिर वस्तु, दूरी, चिन्ह, परिपाटी वगैरह इस्तेमाल करना शुरू, और वैल्यू को रिप्लेसमेंट यहां पर देख लीजिएगा भाई, दायां बायां करके, और फाइनली ये आपका रिजल्ट है। इसको भी आप अपना आंसर बोल सकते हो, या फिर हम नीचे लाए थे आंसर, या फिर ये भी आपका आंसर है, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। ठीक है।